हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफर अड्डा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी और एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। अब वो लास्ट मिनट रिवीजन का समय आ चुका है जिसमें हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चुननी होगी। तो मैं उसी का आज टॉपिक लेकर आया हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, कौन कौन से टॉपिक को लास्ट मिनट में रिवीजन करके ही जाना है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि एग्ज़ाम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। हम लोग 100% चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ से यूजीसी नेट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है और ये भी बताऊँगा कि उस टॉपिक में कौन सी चीज़ें पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि ये टॉपिक पढ़ लेंगे और यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे। बट फिर भी 60% क्वेश्चन टू 70% क्वेश्चन यहाँ से एब्सोल्यूट पूछे जाते हैं। यही ट्रेंड रहा है, हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, 3 यूनिट की बात करेंगे हम, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बाकायदा आपके लिए तैयार कर रखा है। ठीक है, इसे अपने नोट्स मैंने तैयार करा है, तो निश्चिंत रहिए। 60 to 70% तो यहाँ से आएगा, बट इसे अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, बट ये मत सोचिएगा कि यहाँ से 100% आ जाएगा और अगर नहीं आ रहा है 100%, आप कमेंट बॉक्स में आ रहे हो फिर बोल रहे कि, तो ये आपकी सहूलियत के लिए है कि आपको लास्ट मिनट में ये तो रिवाइज करके जाना है। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये बहुत बड़ा है। तो आपको इसमें से क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, जो इपॉक है, जो एऑन है, जो एज है, इसकी आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, इस तरीके से क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। उसका मेजर क्या क्या वहाँ पे घटनाएं हुई वो आपको पता होनी चाहिए। बट एब्सोल्यूट आपको सब कुछ पता ना हो तो भी चल जाएगा, आपको क्रोनोलॉजी पता रखनी है। उसके बाद आपको जो आइस एज आए हैं, गुंज मिंडल रिश वर्म हो गया हमारा, है ना, जो इंटर ग्लेशियर पीरियड रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका का भी पता होना चाहिए, नेब्रास्कन, कंसन, इलुनियन, विस्किंसन। ठीक है, उसके अलावा यूरोप का भी आपको पता होना चाहिए, इंटरग्लेशियर पीरियड भी पता होनी चाहिए, किसने नाम दिया ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो माउंटेन रेंजेस है, जैसे रॉकी है, जैसे एंडीज है, जैसे हिमालय है, तो ये जो माउंटेन रेंजेस रही है हमारी, वो किस टाइम पीरियड में बनी है और उसकी क्या क्रोनोलॉजी, कौन पहले बना कौन बाद में बना, यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्रोनोलॉजी, आइस एज और माउंटेन रेंजेस के जो ओरिजिन है वो आपको पता होना चाहिए कि किस ओरोजेनी में, हर्शियन ओरोजेनी में कौन सी बनी, अल्पाइन ओरोजेनी में कौन सी बनी, ये आपका पता होना चाहिए। उसके बाद जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है, उसमें आपको दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कैटास्ट्रोफिज्म, कि उसका मतलब क्या होता है, और फिर आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्मिटिज्म। ठीक है, जो जेम्स हटन का है आपके, तो ये आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, ये दो ही कॉन्सेप्ट आप पता रखिएगा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की थ्योरीज, लाइक डेविस हो गया, पैंक हो गया, किंग हो गया। तो डेविस और पैंक को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, नो डाउट, उसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से पढ़नी है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको ईयर पता होना चाहिए, बुक पता होनी चाहिए, कौन सी उनकी एजम्पन्स थी, कौन कौन सी अवधारणाएं थी, कौन से रीजन में अप्लाई किया था, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो तीनों एजेस बताइए उन्होंने, स्टेजेस बताइए तीनों, वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। स्टेज में भी एक जगह आपको बहुत अच्छा फोकस करना है, वो है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं स्टेजेस में। ठीक है, और एक चीज़ आपको जो अच्छे से पता होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट हाइट एंड रिलेटिव हाइट में किस तरीके से चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद किंग को थोड़ा थोड़ा रख लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना अप्रोक्सली तो नहीं होती है, बट बन जाए तो वो एक्सेप्शन होगा। बट डेविस और पेंग को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आती है हील स्लोप डेवलपमेंट। देखिए, अभी टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्लोप डिक्लाइन किसकी है, स्लोप रिप्लेसमेंट किसकी है, पैरेलल रिट्रीट्स किसकी है, कि किंग की है। इस तरीके से आपको कौन सी थ्योरी किसकी है ये तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं। देखिए, अर्थ इंटीरियर में तो आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, एब्सोल्यूट चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होती है। बट उसमें फिर भी अगर मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि किस तरीके से हम जो अर्थक्वेक से निकलने वाली वेव्स होती है उससे हम अर्थ के इंटीरियर का पता लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, वो किस तरीके से डिवाइड होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए, और कौन सी डिसकंटिन्यूटी इनके बीच में पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जब मैं अर्थ इंटीरियर की बात करता हूँ तो इसी के साथ आपको अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो पढ़ने हैं, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। इसमें से वो कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वो अर्थक्वेक से, वेव से पूछते हैं, अर्थक्वेक की वेव से पूछते हैं।
वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको अच्छे से पढ़िएगा। वॉल्केनो से पढ़ने वाले जो लैंडफॉर्म्स है वो अच्छे से पढ़िएगा, और वॉल्केनो कहाँ पर कौन सा पाया जाता है उसमें भी मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं, तो वो अच्छे से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अर्थक्वेक और वॉल्केनो इंपॉर्टेंट ही होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गई, मतलब जितनी भी हमारी ओशियन एंड कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थ्योरी, लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो ये जितनी भी थ्योरीज है इस सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आई होप कि आपने पढ़ ही लिया होगा पहले से, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसमें भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसमें कौन कौन सी बल बताए गए हैं, कौन कौन से कारक बताए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक, अब ये जो तीनों थ्योरीज है ना, ये एक्चुअल में एग्जाम के समय पढ़ने की नहीं है, ये आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बोलूँगा कि गो थ्रू कर लीजिए एक बार इससे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आइसोस्टेसी एंड माउंटेन बिल्डिंग, मतलब जियोसिंक्लाइन की बात करें तो जो आइसोस्टेसी की बात करूँ तो आइसोस्टेसी में से आपको एरी एंड प्राट को पढ़ के जाना है कि उसकी जो थ्योरी है, उसके अलावा और भी हस्किंसन है, वो भी है, बट मैं बोलूँगा एरी और प्राट को अच्छे से आप पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो इसी से आ जाएगा। माउंटेन बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको जियोसिंक्लाइन अच्छे से पढ़ना है। जियोसिंक्लाइन में हॉल एंड डाना, कौन ने वर्ड दिया, कौन ने कॉन्सेप्ट दिया, ये आपको पता होना चाहिए। जियोसिंक्लाइन कौन कौन से टाइप की होती है ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, पॉली है, मोनो है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके साथ साथ जो कोबर है, हमारे कोबर की जो थ्योरी है वो आप अच्छे से पता रखिए, उन्होंने किसको कौन सा वर्ड नाम दिया है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रॉक सिस्टम की, तो रॉक सिस्टम में आपको इग्नियस हो गया, मेटामॉर्फिक हो गई, सेडिमेंट्री हो गई, ये तो पता होनी चाहिए, इसके विशेषताएं पता होनी चाहिए। बट इसके अलावा एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इग्नियस से मेटामॉर्फिक कैसे बनती है ना, तो उसका नाम कैसे चेंज होता है, कौन इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये रॉक सिस्टम में आपको पता होना चाहिए। लैंडफॉर्म पे उसके बाद कुछ और भी टॉपिक है, जैसे वेदरिंग एंड मास इरोजन। अगर मैं बोलूँ तो वेदरिंग एंड मास इरोजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो अपनी रिस्क पे, है ना, या मेरी रिस्क पे बोल दो, आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप इसे छोड़कर भी जाएंगे, तो अगर बनेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। उसके बाद हम अर्थ के मूवमेंट की बात करते हैं, जो अर्थ मूवमेंट होता है हम उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं अर्थ मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अर्थ मूवमेंट से जो क्वेश्चन बनेगा वो दो ही चीज़ों से बनेगा, एक बनेगा आपके फोल्ड से, एक बनेगा आपके फॉल्ट से, ठीक है। तो फोल्ड एंड फॉल्ट को अच्छे से कर लीजिएगा, मैं ये पक्का बता रहा हूँ। फोल्ड में भी आपको किस चीज़ पे ध्यान देना, सारे फोल्ड तो आप पढ़ेंगे, उसमें याद रखना है कि जो एंगल है, जो इंक्लिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो पूछता है। कभी वो पूछता है कि इंक्लिनेशन किस में बढ़ता है, किस में घटता है, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन अब पूछने लगा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फोल्ड एंड फॉल्ट को। उसके बाद रेजुवेनेशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ की अगर अपन बात करें तो इसमें से केवल ये पढ़ना है कि जब नवोन्मेष होता है, जब रेजुवेनेशन होता है, तो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, बस इतना आपको पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ ये भी पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के नवोन्मेष या फिर रेजुवेनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग ड्रेनेज पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं कि नदियाँ कौन कौन से ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, तो वो मैं बोलूँगा कि इससे बहुत ज़्यादा ट्रेंड तो क्वेश्चन पूछने का नहीं रहा है, बट लास्ट टाइम पूछा था, तो एक बार आप ये पढ़ के जा सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से टाइप का पैटर्न बनता है, पहली चीज़ तो ये पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ कौन सी नदी पैटर्न बनाती है, जो मेजर रिवर्स है वो पढ़ लीजिए। तो क्या पढ़ेंगे, किस एरिया में कैसा पैटर्न बनता है, कौन सी रिवर कैसा पैटर्न बनाती है, ये आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद लैंडफॉर्म्स, मस्ट मस्ट मस्ट। लैंडफॉर्म्स में क्या करना है, जितने भी लैंडफॉर्म्स है, चाहे वो फ्लूवियल हो, ग्लेशियल हो, है ना, कोस्टल हो, सारे लैंडफॉर्म्स में इरोजनल अलग कीजिए, डिपोजिशनल अलग कीजिए, रट के जाइए, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पक्का आएगा, तो वो तो मस्ट है, ठीक है। ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी से है। मैंने लगभग सारे ही टॉपिक को टच किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, सारी चीज़ें ही लगभग आपको इसमें से पढ़नी है, ठीक है। सबसे मस्ट है लैंडफॉर्म, वो नहीं आप नहीं छोड़ सकते, आप अर्थक्विक नहीं छोड़ सकते, आप अर्थ इंटीरियर नहीं छोड़ सकते, आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं छोड़ सकते, प्लेट कहाँ पे कौन सी पाई जाती है आप ये नहीं छोड़ सकते, है ना। टाइम स्केल में से आप माउंटेन रेंजेस नहीं छोड़ सकते, डेविस बैंक में से एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी में चलते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और पहला टॉपिक है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है अगर आप पूछे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, तो आपको सारा ही पढ़ना है, बट इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो हमारी गैसें हैं उनकी एक क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नियॉन हो गई, हीलियम हो गई, ये आप क्रोनोलॉजी याद कीजिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में भी जो आयोनोस्फीयर होता है, आयोनोस्फीयर में जो डी लेयर पाई जाती है ना, एफ लेयर पाई जाती है, ई लेयर पाई जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर को क्या नाम दिया जाता है। जैसे ई को अपन लोग कैनली हेविसाइड बोलते हैं, स्पॉडिक ई होती है ना, एप्पल्टन होती है, एफ को अपन एप्पल्टन बोलते हैं, वो पता होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से करके चली जाइएगा, ठीक है। बाकी तो सब अपने को याद ही रहता है। इंसोलेशन एंड हीट बजट पे अपन लोग अब आ जाते हैं। देखिए इंसोलेशन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जब मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कशन करवाया था, ग्रुप डिस्कशन लाइव, तो मैंने आपको बताया था कि इंसोलेशन ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के समय अपने को नहीं पढ़ना है, अभी से कर लीजिए। तो आई होप आपने कर लिया होगा इंसोलेशन, अभी मत पढ़िए, तैयार होगा आपका। हीट बजट में क्या करना है, देखिए हीट बजट में भी मैक्सिमम चीज़ें कवर होगी। बस आपको ये पता लगना है कि कितनी यूनिट कहाँ पे कंजप्ट हो रही है, मतलब किस तरीके से आपका जो क्लाउड है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, किस तरीके से आइस ट्रांसफ़र कर रहा है, किस तरीके से एटमॉस्फेयर से ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि 27 कहाँ से हो रहा है, 6 कहाँ से हो रहा है, 2 कहाँ से हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एल्बिडो, यहाँ पे आपको एल्बिडो का पूरी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, मस्ट है। एल्बिडो से क्वेश्चन आते हैं कि किसका एल्बिडो कितना है, हाईएस्ट से लोवेस्ट तक क्रोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद अपन लोग टेम्परेचर पे चलते हैं। अगर इंसोलेशन पता है तो टेम्परेचर भी पता है, पर फिर भी टेम्परेचर में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो अभी पढ़ के जानी है। वैसे तो टेम्परेचर भी कॉन्सेप्चुअल है, मैंने आपको बताया था, पहले ही कर लीजिए, कॉन्सेप्चुअल है ना। पर भी इसमें से जो आपको पता करनी है वो ये है कि टेम्परेचर जो है ट्रांसफ़र होता है अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ, तो उसकी कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे रेडिएशन हो गया, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जो मोशंस है, फिर मैंने बोला था आपको जब लाइव डिस्कशन किया था कि ये भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तो आपने पढ़ लिया होगा, तो अब इसको नहीं भी पढ़ के जाएंगे काम चल जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी लेवल का ये आपसे पूछा जाता है। मतलब रिक्वायरमेंट बस ये होती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लेनेटरी इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद जेट स्ट्रीम, एल नीनो, नानीनो नहीं भी पढ़ेंगे काम चल जाएगा, कॉन्सेप्चुअल पूछेगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कौन कौन सी जेट स्ट्रीम होती है, उनका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर अपन लोग बात करते हैं जो हमारी लोकल एंड सीजनल विंड होती है। मस्ट 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 लोकल एंड सीजनल विंड आपको रट लेनी है, कहाँ पे कौन सी पाई जाती है, वो कोल्ड है या फिर वो वार्म है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अपन लोग जब आते हैं तो हम लोग आते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन। जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं हिंदी वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी हो जाएगा और 30-40 मिनट का वीडियो थोड़ी ना देखेंगे आप। ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमिडिटी के टाइप्स आपको याद रखने हैं, उसके मेजरमेंट आपको याद रखने हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका मेजरमेंट कैसे होता है ना। फिर उसके बाद ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। कंडेंसेशन कैसे होता है, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपने कर लिया होगा। फिर भी कंडेंसेशन में आपको क्या याद रखना है कि क्लाउड कैसे होते हैं, तो क्लाउड पूरे याद रखिए आपको हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लाउड अच्छे से कर लीजिए। क्लाउड के बाद आप फॉग को करिए, मिस्ट को कीजिए, हैच को कीजिए कि फॉग कैसे बनता है, मिस्ट कैसे बनता है, हैच कैसे बनता है, जितने भी टाइप है ना कंडेंसेशन के सारे कर डालिए, सब आपको पता होने चाहिए। फिर अपन लगाते हैं प्रेसिपिटेशन पे, मतलब वर्षण पे। तो वर्षण के आपको प्रकार याद होने चाहिए, है ना। वर्षण के प्रकार मतलब जो रेनफॉल हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, स्नोफॉल हो गया, स्लीट हो गया, राइम हो गया, ये आपको पता होने चाहिए, ये प्रेसिपिटेशन के टाइप। और इसमें भी ये पता होना चाहिए कि किसका जो डायमीटर है, जो मॉलिक्यूल गिर रहे है, उसका डायमीटर किसका छोटा है, किसका बड़ा है, इसको आपको क्रोनोलॉजी में याद रख लेना है। इसके बाद आपका लोग टाइप ऑफ रेनफॉल की बात करेंगे। 3 प्रकार के जो टाइप ऑफ रेनफॉल्स होती है, मैं बोलूँगा कि अभी आपको एटलीस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल होता है। तो आपको पता ही होगी कि ओरोग्राफिक हो रही है, किस टाइप की हो रही है, कहाँ हो रही है, वो कॉन्सेप्चुअल है, आप छोड़ के जाइए अगर आपने पहले पढ़ रखा है। तो उसके बाद एयर मास छोड़ के जाइए, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपको हो जाएगा। इसमें ना एक टॉपिक आपको पढ़ना है जो एयर मास की स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी से है, ठीक है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फ्रंट फिर बोलूँगा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, सिर्फ ये पढ़ लेना कि कौन कौन सी आइडियल कंडीशन होती है बनने के लिए। अदरवाइज तो मैं बोलूँगा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, पहले पढ़ा है छोड़ के जाइए। साइक्लोन में टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों देखने हैं। कंडीशंस देख सकते हैं, बाकी अगर कॉन्सेप्चुअल आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अभी नहीं भी पढ़ेंगे काम चल जाएगा। बट जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे ना बेसिकली, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा साइक्लोन आता है या फिर किस देश में किस साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कंडीशन पता होनी चाहिए टेम्परेट साइक्लोन बनने की और ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की। अगर कंडीशन पता होगी तो डिफरेंस भी पता हो जाएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। फिर क्लाइमेटिक हजार्ड में बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो क्लाइमेटिक हजार्ड में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है थंडरस्टॉर्म, ठीक है।
तो थंडरस्टॉर्म अच्छे से पढ़ के जाइए कि क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, कहाँ पर बनता है, वो ये पढ़ के जाइए। और जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लो होता है ना, उसको पढ़ के जाइए। उसमें भी केवल नॉर्मल पढ़िए कि एंड मोरेन के टूटने से बनता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन एक बार 2023 में काफ़ी डीप पूछा था, तो उतना डीप हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पढ़िए, इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है ना, कैसे एंड मोरेन टूटता है, वो पढ़िए, बस इतना आप कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही। सबसे अच्छा कोपेन को रट डालिए, लास्ट मिनट में कोपेन आपको पढ़ के जाना ही है, मस्ट है। थॉर्नथ्वेट में मैं बोलूँगा अच्छे से ईयर याद कर लो, और कौन कौन से उन्होंने स्टैंडर्ड टर्म यूज़ की है, जैसे इवेपोट्रांसपिरेशन यूज़ कर रहे हैं वो, है ना, थर्मल इफिशियंसी यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन इंडेक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड टर्म याद कर लीजिए। पूरा एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, बहुत हार्ड है। स्टैंडर्ड टर्म याद कीजिए, कौन कौन से एरिया की बात करिए वो याद करिए, और ईयर याद कर लीजिए, बाकी कोपेन पूरा याद करिए, ठीक है। ये 2 ही करके जाइए, बाकी करने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में बोलूँगा ओशियनोग्राफी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ओशियन मार्फोलॉजी एंड बॉटम रिलीफ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, है ना, अबिसल प्लेन, गर्थ, ट्रेंचेस, ये सब पढ़ के जाइए कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ कितनी हाइट, कितनी डेप्थ तक होता है, कितना स्लोप होता है, कहाँ पर ज़्यादा होता है, कौन से ओशन में कितना कितना परसेंट है, ये सब रट लीजिए, सब रट लीजिए। स्लोप रट लीजिए, सेल्फ रट लीजिए, इसको लास्ट मिनट में भी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, डीप सी कैनियन को पढ़ के जाइएगा कि डीप सी कैनियन क्या होती है ना। उससे रिलेटेड जो थ्योरीज है वो किसने दिया है, ये भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक बार देख लेना कि कौन सी थ्योरी डीप सी कैनियन से रिलेटेड किसने दी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंडियन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन आपको पढ़ने हैं, वहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल सेल्फ पढ़नी है, वहाँ पे आपको ट्रेंच पढ़नी है, वहाँ पे आपको रिच पढ़नी है, और वहाँ पे आपको बेसिन्स पढ़ने हैं। ये मैंने करवा रखा है, अपने वीडियो भी डाल रखे 10-10 मिनट के 3 वीडियो, आप उसको भी देखेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। 2x पे करके देखिए, 15 मिनट में आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है, और अभी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, ट्रेंचेस की डेप्थ भी पूछने लगा है, तो वो सब मैंने करा रखा है। उसके बाद टेम्परेचर, डेंसिटी एंड सैलिनिटी मस्ट है। टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अभी इसको पूरा आपको पढ़ने का समय नहीं है, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़िए, जैसे थर्मोक्लाइन क्या होती है, हेलोक्लाइन क्या होती है, पिकोक्लाइन क्या होती है। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी आपको पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप सैलिनिटी की बात करेंगे, है ना, तो सैलिनिटी में आपको ये पढ़ना है कि भाई जो सैलिनिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, और जो लोकल ओशियन है, लोकल सी है ना, रीजनल सी है, उसमें सैलिनिटी में कैसे डिफरेंसेस आते हैं और क्यों आते हैं, है ना, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। हाई टू लो सैलिनिटी भी आपको याद रखनी है, किसमें हाई है किसमें लो है और क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंट एंड डिपॉजिट्स, जो ओशियन सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट है, 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बोलूँगा ओशियन सेडिमेंट एंड डिपॉजिट फैक्चुअल टॉपिक है, रट लीजिएगा। कौन सा कैलकेरियस है, कौन सा सिलिकस है, रेड क्ले क्या होती है, टेरिजीनियस डिपॉजिट पूरे क्रमानुसार याद कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको काम आएगा, बट ये फैक्चुअल है तो इसको लास्ट मिनट करके जाना है। सुनामी में क्या पढ़ना है, सुनामी कैसे बनती है ये पढ़ना है, और जब वो शोर के पास पहुँचती, जब वो तट के पास पहुँचती, कोस्ट के पास, तो क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने करवा भी रखा है, तो ये कर लीजिएगा। सुनामी बस इतना ही करिएगा, कैसे बनती, तट के पास आती तो क्या परिवर्तन होते हैं। करंट बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, पूरी ओशन की करंट आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ओशन में कौन सी करंट है, कोल्ड है या वार्म है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इफेक्ट न भी पता हो या भी नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा। टाइड में तो पूरा ही पढ़ना है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है थ्योरी और टाइड में लगने वाले फोर्सेस और टाइड के टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए, कौन ने कौन सी दिया क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से फोर्सेस इसके लिए रेलिवेंट है, कौन कौन से फोर्सेस कितना बड़ा है कितना छोटा है, मतलब मून का फोर्सेस, सन का फोर्सेस कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कितना रेशियो है उनका, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी। फिर से क्रोनोलॉजी किसने कौन सी दिया, बट उसके साथ साथ आइडियल कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, कोरल रीफ में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। और उसके बाद आता है एक टॉपिक है सी लेवल चेंजेस। सी लेवल चेंजेस इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने पढ़ रखा है, आपको क्लाइमेटोलॉजी की अच्छी जानकारी है, आपको पता है कि आइसबर्ग के पिघलने से क्या होता है, आपको पता है कि कोस्टल आइस के पिघलने से क्या होता है, तो आपको पता बन जाएगा, है ना। तो इससे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए अलग से कोई बुक उठा के भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सारे टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक थे, ये 3 यूनिट थी, इसको हमने कवर किया। आगे हम और भी यूनिट की इसी तरीके से चर्चा करेंगे। अब ये 3 यूनिट को अच्छा कीजिए। यहाँ पे मैंने वो टॉपिक बताए हैं जो कि अभी एग्जाम के पास आपको देखने, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहे तो आप सोचिए कि इसमें से आपके कौन कौन से टॉपिक तैयार है, तो आप उसको रिवाइज करिए, जल्दी जल्दी पलटते चलिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी अपन नेक्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए आपका धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।